हेलो एवरीवन। हमारा अगला जो चैप्टर है रिवीजन की सीरीज में वो है चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब फोर्स एक तरह का पुश और पुल है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से कहीं ले जा सकते हैं, कहीं रख सकते हैं। ये फोर्स है। जैसे हमें डोर को पुल करना है तो हमें फोर्स लगाना होगा, अगर पुश करना है तो भी फोर्स लगाना होगा। तो ये फोर्स होता है। जो सेकंड आता है वो आती है हमारी इनर्शिया। इनर्शिया इससे पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि होती है एरिस्टोटल फॉलेसी। एरिस्टोटल फॉलेसी क्या होती है? एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जिन्होंने कहा था कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉल को मोशन में रखना है तो हमें उस पर कंटिन्यूअसली फोर्स एक्सर्ट करना होगा। मतलब एक बार जब फोर्स एक्सर्ट कर दिया तो दोबारा भी करना पड़ेगा। लेकिन जो इनकी जो ये स्टेटमेंट थी ये रॉन्ग प्रूफ कर दी थी किसने? एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। उन्होंने ये दिखा दिया था कि जो अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल कर दें तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉल पे फोर्स लगाएं तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी अगर हम फ्रिक्शन को किस तरह जीरो कर दें। लेकिन ये कह रहे थे कि अगर ये कह रहे थे कि फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि अगर फ्रिक्शन को हम हटा दें, नेग्लिजिबल कर दें, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती ही रहेगी। ये था एरिस्टोटल फॉलेसी। इससे क्या हो गया? जो एरिस्टोटल है वो रॉन्ग प्रूव हो गए और जो गैलीलियो है वो राइट प्रूव हो गए। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ रेस्ट, इनर्शिया और मोशन। इनर्शिया तीन टाइप्स के होते हैं। पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब हम एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मारे तो हमारे जो फीट्स हैं वो तो मोशन में है, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है वो भी रेस्ट में रहना चाहता है। तो हमें बैकवर्ड एक जर्क लगेगा, एक बैकवर्ड जर्क लगेगा जिससे जैसे ही वो स्टार्ट करेगा बस। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में क्या होता है? हमारी बॉडी बस के साथ मूव कर रही है, करे बस ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाए तो हमारी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एकदम जर्क लगाएगी। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो बस के साथ मोशन में है वो तो मोशन में रहना चाहती है, लेकिन जो हमारी फीट है वो रेस्ट में है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। थर्ड आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम किसी बस पे एक बॉक्स रखा है, ओपन बस है, वो रोक रखा है, सब तरह करते हैं। जब बस एक शार्प टर्न लेगी, एक शार्प टर्न लेगी तो जो बस तो इस डायरेक्शन में चले गए, लेकिन जो बॉक्स है वो अभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो वो बस ऐसे बाहर उतर जाएगा क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है उसके। ये है इनर्शिया। अगला हमारा टॉपिक आता है मोमेंटम। अगला हमारा टॉपिक आता है मोमेंटम। मोमेंटम ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज the product of P and V, no, mass and velocity ये है मोमेंटम। दैट इज P इज इक्वल्स टू, हम मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं mv। ये इन वेक्टर फॉर्म में
वेक्टर p इज इक्वल्स टू m वेक्टर v, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमारा मोमेंटम हो गया। मोमेंटम की यहाँ पे कुछ फैक्ट भी होते हैं, जैसे कि पहला फैक्ट है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये एसआई यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट वो होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये होती है। जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन वो होती है ml इनवर्स ml टी इनवर्स, ये इसकी डायमेंशन होती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमारा जो पहला लॉ आता है वो आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। जो पहला लॉ है वो क्या है, हमने इससे पहले भी इनर्शिया डिस्कस करा था। जो भी इनर्शिया की प्रॉपर्टीज है सारी वो ही फर्स्ट लॉ में आती है। मतलब द टेंडेंसी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इट्स inertia of direction, inertia of motion or inertia of rest in a continuous path means the inherent property of a object to continue its inertia of rest, motion or direction। ये फर्स्ट हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। कोई एग्जाम में देगा, कोई एग्जांपल दे देगा किसी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मोशन डायरेक्शन का, आपको बताना है ये किस लॉ पे डिपेंड करता है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। जब हम हमारे पास एक कारपेट है, डस्ट, जिसमें डस्ट भरी हुई है, हमने उसे एक बार ऐसे झटका तो जो उसके जो झटका उसमें एक वेव बन गई। जैसे वो झटका, जो वो तो वेव बन गई, जो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अभी भी रेस्ट में है जब हमने उसे झटका नहीं था। जैसे ही वे हम उसे झटकेंगे वे रेस्ट की वजह से डाउनवर्ड फॉल करेंगे, जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को सिंबलाइज करता है। ऐसे ही कोई बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of different element। मतलब the rate of change in momentum is directly proportional to the फोर्स। मतलब जो मोमेंटम है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय, इसमें कुछ टाइम में भी चेंज हो रहा होगा, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ये है सेकेंड लॉ, आप इसे भी नोट कर लीजिए।
अब हम देखते हैं मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ सेकेंड लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ। आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा जो अगला टॉपिक है हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ये क्या है? इफ ए बॉडी ऑफ मास m moving with acceleration a then the linear momentum, ये वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, then the linear momentum जो होगी वो होगी p is equals to mv, ये होगी। नाउ हमें पता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसे हमने इक्वेशन 1 मान ली, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, हम v के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे या t के रेस्पेक्ट में t, यह आ जाएगी dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt mv, ये आ गया। अब हमें पता है जो dp बाय dt होता है, सिंस dp बाय dt इज इक्वल्स टू फोर्स, ये फोर्स के इक्वल होता है, सो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू, ये जो m है ये तो कॉमन आ जाएगा, m अंदर बच जाएगा v d बाय dt। जो ये d बाय dt होता है, dv बाय dt, ये एक्सीलरेशन होता है ना। सिंस dv बाय dt इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, so therefore F is equals to mv। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सेकेंड लॉ, इसी भी आप नोट कर लीजिए। फिर हमारा आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ बहुत ही आसान लॉ है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। थर्ड लॉ ये क्या क्या कहता है, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड opposite रिएक्शन। ये मतलब हमारे पास एक बॉडी है ए, ये ए बॉडी है, एक बॉडी है बी, ठीक है। ये दोनों बॉडी जब बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगी, मतलब फोर्स ऑन बॉडी बी एक्सर्टेड बाय बी, जो ये जो है एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन बॉडी बी एक्सर्टेड बाय ए, ये जो होगा ये इक्वल होगा माइनस में फोर्स ऑन बॉडी बी एक्सर्टेड बाय ए। जब ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगी बॉडी ए, तो जो बॉडी बी है वो भी इस पे फोर्स लगाएगी, बैकवर्ड फोर्स, मतलब ये इस पे तो एक्शन कर रही है बॉडी ए और बॉडी भी इस पे रिएक्शन कर रही है। जब ये रिएक्शन करेगी, इस फोर्स का अपोज करेगी, तो एक ये कुछ एक वर्क नेगेटिव साइन दिखा रही है,
मतलब यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन आया है। तो ये है हमारा थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसे भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो थर्ड लॉ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कि पहला, ये एप्लीकेबल जभी होगा जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। जो दूसरा होता है, थर्ड लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्शन अकर एंड रिएक्शन आल्सो अकर। मतलब अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होना चाहिए, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये है। तो ये हमारे लॉज कंप्लीट होते हैं। एंड जो लास्ट, अब हम एक लास्ट टॉपिक करते हैं जो कि होगा इम्पल्स। और इसमें हम करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में डिस्कस करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? ये एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स होता है जो कि मोमेंटम में चेंज लाता है। ठीक है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? द चेंज इन मोमेंटम is equal to the impulsive force on the object. The total change in momentum is equal to impulsive force of a body. That is डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये होगा फोर्स के इक्वल। ठीक है, अब जो डेल्टा P F है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप पहले से इसका नोट करिए। तो ये है नाउ, और ये जो डी बाई डी टी एफ के इक्वल है, एंड और जो एफ हो जाएगा, जो डीपी हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा एफ डी टी के। ठीक है, नाउ इन टाइम 0 to t, जब टाइम 0 से t पहुंचा तो जो मोमेंटम में चेंज आया, देन चेंज इन मोमेंटम इज, कहां से होगा, p1 से p2 में चेंज होगा। ये नाउ इन दोनों लिमिट्स के बिहाफ पे हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dp, लिमिट्स क्या होगी, p1 से p2 तक, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f dt, लिमिट्स 0 to t। ये नाउ जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो p आ जाएगा, लिमिट्स p1 से p2। ये जो f है ये कांस्टेंट है, ये हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और dt, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन हो गया 0 से t। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट p2 माइनस p1 इक्वल्स टू f t माइनस 0। ये आ गया। नाउ हमें पता है जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम वो इंपल्सिव फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा P इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा T। ये चेंज इन तो है, तो इसके हिसाब से जो चेंज इन मोमेंटम है वो इंपल्स फोर्स के इक्वल आ गया, अगर हम टाइम को हटाते हैं।
ये है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी प्रैक्टिस करिए। ये चैप्टर हम यहीं तक रखते हैं आज। जो अगला टॉपिक होगा वो हम करेंगे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, फिर और भी एक लिफ्ट वाला है, वो भी अच्छा टॉपिक है, फिर हम ये डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।